अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन थे और अब आप जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं और ड्यूरिंग टैक्स ईयर आपने सैलरी भी ली है और अब पेंशन भी ले रहे हैं और जो रिटायरमेंट पर आपको इकट्ठी अमाउंट मिलती है वो भी आपको रिसीव हुई है। तो अब आप इन तीनों को अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरह ट्रीट करेंगे, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट तरीकाकार बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, टैक्स ईयर 2026 की टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखें, आपको टॉप पर ऑप्शन मिल रहा है इनकम टैक्स रिटर्न 2026। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने अपना टैक्स ईयर वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे नीचे जो है वो शो हो रहा है 2025 से 26 का, इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे देखें, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो शो हो रहे हैं सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और अब आप पेंशन ले रहे हैं, तो आपने जस्ट जो है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई बैंक में सेविंग अकाउंट है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो आपने फिर यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। और अगर आपकी टैक्स की डिडक्शन ऑलरेडी हो रही है, तो ये ऑटो पे ही आपको सिलेक्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इस ऑप्शन पे एरो लेके आते हैं, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इसमें कौन-कौन सी इनकम आएगी, जिसमें नंबर 1 पे देखें प्रॉफिट ऑन डेट है, डिविडेंड इनकम है, फैमिली पेंशन है, एन्युटी है, बहबूद इनकम है और अदर इनकम है, ठीक है। तो अगर आपकी इनमें से कोई इनकम है, तो आपने इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपकी बैंक से जो प्रॉफिट है उसके ऊपर डिडक्शन हुई है, तो ये वाला ऑटो पे ही सिलेक्ट होगा। और नीचे समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में नीचे यहाँ पे आपको जितनी भी टैक्स की डिडक्शन हुई होगी वो यहाँ पे तो हो रही होगी। तो इस केस में यहाँ पे इस तरह की कोई भी अभी डिडक्शन नहीं हुई, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांज़ैक्शन जो है वो शो नहीं हो रही। तो मैं जो है वो जस्ट जो है वो अभी सैलरी वाला ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे आ जाएँ, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आर यू अ टैक्स रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान एज़ पर सेक्शन 82, 84 ऑफ आईटीओ 2001, तो आपने इसको येस कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेज़िडेंट और नॉन रेज़िडेंट का कांसेप्ट थोड़ा-सा आप समझ लें कि अगर आप 6 माह से ज़्यादा जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहे हैं, तो आप नॉन रेज़िडेंट कंसीडर होंगे। और अगर 6 माह से आप ज़्यादा पाकिस्तान में रहे हैं, तो फिर आप रेज़िडेंट कंसीडर होंगे। तो इस ऑप्शन में आपने येस करना है और उसके बाद आपने स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रिटर्न फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके केस में आप एक सैलरीड पर्सन है, वो बेशक आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है, तो आपने सबसे पहले अपना एम्प्लॉयर जो है वो ऐड करना है, ठीक है। आप किस कंपनी में, किस इदारे में आप जो है वो काम कर रहे थे। उसके लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऐड एम्प्लॉय डिटेल का, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो आपसे एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, ठीक है। अगर तो आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसका एनटीएन होगा और अगर आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उसका एफटीएन होगा। तो आपने अपने डिपार्टमेंट का एफटीएन या अपनी कंपनी का एनटीएन किस तरह तलाश करना है, तो ये बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी या इसके अलावा आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अपना डिपार्टमेंट लिखें और उसका एफटीएन लिखें, तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सर्च किया है। उसके अलावा मैंने थोड़ा-सा नीचे देखे हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, उसकी लिस्ट भी यहाँ पे चैट जीपीटी से सर्च किया, तो उसने यहाँ पे पूरी कंप्लीट लिस्ट जो है वो दे दी है। यहाँ से आपने देख लेना है कि आपका कौन-सा डिपार्टमेंट है, उसके आगे यहाँ पे उसका एफटीएन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपने उसको कॉपी करना है और यहाँ पे उसको इस तरह पेस्ट करें और ये ऑटो पे ही सर्च करेगा और जिसका एफटीएन नंबर होगा वो नीचे उसका नेम जो है वो शो हो जाएगा। इसको आपने इस तरह ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब आपने अपनी सैलरी, सबसे पहले आपने जितनी भी सैलरी ली थी ना, वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे अज़्यूम कर लेता हूँ कि जो टैक्स ईयर है ना 2025 से 26, यानी कि 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक आपने यहाँ पे अपनी जितनी भी इनकम है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। अब ड्यूरिंग टैक्स ईयर आप रिटायर्ड हो गए हैं, आप तीनों की एंट्री जो है वो किस तरह करेंगे, ठीक है। आपने 6 माह जो है वो सैलरी ली है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें आप 2 कर लें, 4 कर लें आपके केस में, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपने 4 माह चलें कर लें कि 4 माह आपने जो है वो सैलरी ली है, उसके बाद आप रिटायर्ड हो गए हैं। रिटायरमेंट में आपको जो इकट्ठी अमाउंट मिली थी, वो आपने किस तरह ऐड करनी है। उसके बाद अब आप जो है वो 4 माह आप वो निकाल लें और 8 माह जो है वो आपके वो आपने पेंशन ली है, वो आपने किस तरह ऐड करनी है।
ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने जो 4 माह में आपने जो सैलरी ली है ना, वो आप यहाँ पे उसको सम करके यहाँ पे लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने ना 4 लाख सैलरी जो है वो पूरे 4 माह में जो है वो ली है, ठीक है। इसको आपने इस तरह एंटर करके कैलकुलेट कर लेना है, तो इसकी एंट्री जो है वो सभी कॉलम में हो जाएँगी। इसके बाद नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि मुझे जो है ना रिटायरमेंट की जो इकट्ठी अमाउंट मिली है, वो मैंने कहाँ पे ऐड करनी है, वो मुझे मिली है जी 30 लाख एग्ज़ाम्पल के तौर पर। आपको 25 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ठीक है। वो मुझे इकट्ठी अमाउंट जो मिली है वो मैंने किस तरह ऐड करनी है, तो वो आप यहाँ पे लास्ट पे देखें, आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और एडिशन टू पे वेजेस और अदर रेम्युनरेशन, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स, ठीक है, विथड्रॉल फ्रॉम पेंशन फंड, सीडिंग 50% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस। तो यहाँ पे आपकी जितनी भी एक्यूमुलेटेड आपको बेनिफिट्स मिले हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना वो 30 लाख जो है वो मिली है, ठीक है, रिटायरमेंट, वो आपने यहाँ पे इस तरह ऐड कर देनी है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ये जितनी भी अमाउंट है ये एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता। इसको आपने कॉपी कर लेना है और टॉप पे देखें जी सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन, इस ऑप्शन पे आपने यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में आपने अगेन इसको ऐड कर देना है। ये वाली अमाउंट जो है ये एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इसको आपने अगेन जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। और इसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड ऑप्शन क्या है, पेंशन का, कि अब आप जो है वो पेंशन ले रहे हैं, वो आपने किस तरह ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको पेंशन एन्युटी का ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पे अब अपनी जो है वो पेंशन ऐड करनी है। 4 माह आपने सैलरी ली है, 8 माह आपने पेंशन ली है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने अपनी 8 माह की पेंशन उसको टोटल करके यहाँ पे इंटर कर देना। तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो 5 लाख रुपए जो है वो मेरी 8 माह की पेंशन वो बनी है, ठीक है। पेंशन जो है फ्रेंड्स इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी आपकी एग्ज़ैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। इसको भी आपने कॉपी करना है और एग्ज़ैम्प्ट वाले कॉलम में आपने इसको ऐड कर देना है और इसको भी आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो भी आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये 3 एंट्रीज़ थी। सैलरी जो है वो आपकी टैक्सेबल होगी और जो आपकी पेंशन इनकम है वो भी एग्ज़ैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है और जो आपको रिटायरमेंट की अमाउंट मिली है वो भी एग्ज़ैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब आप जो है वो यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाएँ, रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब में आ जाएँ, तो यहाँ पे देखें आपकी जो नॉर्मल टैक्स इनकम है वो आपकी यहाँ पे 4 लाख शो हो रही है और जो एग्ज़ैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है वो 35 लाख शो हो रही है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे टैक्स चार्जेबल में आ जाएँ, तो यहाँ पे कंप्यूटेशन में आएँ, तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम जो है वो 39 लाख शो हो रही है, लेकिन टैक्स आपका ज़ीरो है क्योंकि 6 लाख तक जो है वो सैलरी इनकम या आपकी कोई बिज़नेस इनकम है वो एग्ज़ैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है और यहाँ पे इस केस में आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 4 लाख बन रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपके केस में जो सैलरी इनकम है वो 4 लाख से ज़्यादा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी जो है वो 8 लाख जो है वो टोटल 4 माह की इनकम थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको टैक्स जो है वो चार्ज होगा 8 लाख के ऊपर, ठीक है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि गवर्नमेंट की जानिब से आपको विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया होगा। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टैक्स डिडक्शन वाले कॉल पहले देख लेते हैं कि आपको टैक्स कितना चार्ज हो रहा है। कंप्यूटेशन में आएँ, यहाँ पे देखिए 2000 रुपये आपको टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा है। इसके बाद आपने अगेन जो है वो सैलरी वाले टैब में आना है, तो नीचे देखें आपको टैक्स रिडक्शन का ऑप्शन मिल रहा है। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और एडजस्टेबल टैक्सेस में आना है, एरो पे आएँ। तो यहाँ पे देखें जी सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज़ में 8 लाख शो हो रहा है, यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड। आपने अपनी सैलरी पे देखना है कि आपकी सैलरी से कितना टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ है। वो 2000 हुआ है, 3500 हुआ है, 4000 हुआ है, जितना भी आपकी सैलरी पे आपका विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैं कहता हूँ कि मेरा जो है वो 5000 टैक्स जो है वो डिडक्ट हो गया। इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब अगेन आप जो है वो कंप्यूटेशन में आएँ, कंप्यूटेशन में आएँ तो यहाँ पे देखें आपका रिफंडेबल हो गया, ठीक है। 2000 बन रहा था, 5000 आपने पे किया है, 3000 जो है वो रिफंडेबल हो गया। हो सकता है कि आपके केस में जितना यहाँ पे टैक्स बन रहा था उतना ही डिडक्शन हुई हो, तो आपने सेम उतनी ही लिखनी है। तो यहाँ पे फिर रिफंडेबल नहीं बनेगा, रिफंडेबल में ज़ीरो आ जाएगा और आपका बैलेंस जो है वो टैक्स का हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट उसको किस तरह जो है वो बनाना है। तो वेल्थ स्टेटमेंट के लिए आपने सबसे पहले अपने एसेट्स उनको आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ बताया कि आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो किस तरह इसको कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा-सा जो है वो आपको ब्रीफली जो है वो बता दूँगा।
ठीक है, ताकि वीडियो जो है वो लेंथी ना हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर आप अपनी फर्स्ट टाइम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे एसेट वाला फॉर्म जो है वो यहाँ पे आपको ब्लैंक शो होगा, ठीक है। और अगर आपने पहले भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की हुई हैं, अपने एसेट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, तो वो आपको एज़ इट इज़ यहाँ पे शो होंगे जिस तरह इस केस में हो रहे हैं। ये वाली टैक्स रिटर्न भी पहले फाइल हो चुकी हैं और यहाँ पे एसेट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि पिछले सालों के एसेट जो हैं वो शो हो रहे हैं और बाकी चीज़ें कुछ ब्लैंक भी हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखें जी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपकी यहाँ पे आएँगी। अगर आपके नेम पर कोई भी प्रॉपर्टी है जिसमें एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है या रेजिडेंशियल है, तो आपने वन बाय वन जो है वो इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई या एग्रीकल्चर हो गई, उसमें आपने बताना है कि कंस्ट्रक्टेड है, फार्म हाउस है, फ्लैट है या ओपन प्लॉट है। तो एग्रीकल्चर में ज़ाहिर-सी बात है ओपन प्लॉट आएगा। उसकी आपने डेट ऑफ एक्विजिशन बतानी है कि जिस डेट को आपने वो परचेज़ की थी या जिस डेट पे आपको विरासत में मिली थी, वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो मैं यहाँ पे रैंडम ही आपको समझाने के लिए कोई भी डेट जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपने अपनी एग्ज़ैक्ट डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आपने लैंड एरिया वो बताना है, एकड़ में है, ठीक है, या कैनाल में है या मरले में है, तो आपने बताना है इस तरह। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि कितने एकड़ हैं, मैं 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने कॉस्ट बतानी है कि जिस कॉस्ट पे आपने परचेज़ की थी या जिस टाइम आपको विरासत में मिली है, उस टाइम उसकी जो गवर्नमेंट का डीसी वैल्यू थी, वो क्या थी, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद आपने एड्रेस बताना है कि उस प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, जिसमें प्रोविंस बताएँगे आप, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताएँगे और उसके बाद तहसील बताएँगे, ठीक है। इसके बाद आपने उसका कंप्लीट एड्रेस, चेक नंबर या हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर, ये सारी चीज़ें बता के आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह यहाँ पे कॉलम जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपकी एक प्रॉपर्टी जो है वो ऐड हो जाएगी। इस तरह वन बाय वन आपने अपनी आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो आपने यहाँ पे राइट साइड पे देखें एसेट्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप के एसेट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पे है इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। तो उसके बाद एडवांसेस, पेमेंट्स, रिसीवेबल्स और उसके बाद है जी कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स। आपका इनमें से कोई भी एसेट है वो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है आप इस ऑप्शन को चेक कर लें। अगर आपने किसी भी जो है वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद इसको आपने ऐड कर लेना है, तो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में आपने यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे बताना है कि मैंने किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। उसकी डिटेल दे दें, उसकी डिस्क्रिप्शन दे दें। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपने यहाँ पे अपने बैंक का आईबीएन नंबर देना है। 24 डिजिट्स पर मुश्तमिल आपका आईबीएन नंबर होगा। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एफबीआर का डाटा जो है वो बैंकिंग सिस्टम से लिंक हो गया है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट टाइटल और बैंक नेम ऑटो पे ही शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास आपका आईबीएन नंबर मौजूद नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर ही अपनी बैंक की डिटेल दे देनी है। यहाँ पे आप बैंक का नेम लिखें, अपने अकाउंट का नेम लिखें कि मेरा करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है और उसके बाद यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना अकाउंट का नंबर दे दें और यहाँ पे कॉलम ऐड हो जाएगा और आपने यहाँ पे अपने अकाउंट का 30 जून 2026 का बैलेंस जो है वो यहाँ पे बता देना है कि इतने लाख या इतने हज़ार जो है वो मेरे अकाउंट में 30 जून 2026 को पड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट है जी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में आपने बता देना है कि आपके पास कितना कैश जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे 36 लाख समथिंग शो हो रहा है। आपके केस में थोड़ा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाएँगी मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स में कौन-कौन से हैं? तो आपने एसेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाले एसेट्स जो हैं वो शो हो जाएँगे, जिसमें सबसे पहले देखें जी इक्विपमेंट्स, उसके बाद एनिमल्स, मोटर व्हीकल, प्रीशियस पोज़ेशंस, हाउसहोल्ड इफेक्ट्स और पर्सनल आइटम्स। तो इसमें आपके पास अगर कोई मोटर व्हीकल है जिसमें कार है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है या और कोई व्हीकल है तो आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अगर गोल्ड वगैरह है तो आपने इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेना और अगर आपके पास कोई एनिमल्स हैं तो आपने इनको भी सिलेक्ट कर लेना है और ऐड वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और वन बाय वन आपने इनकी अमाउंट जो है वो ऐड कर देनी है कि मेरे पास एनिमल कितने लाख के हैं या कितनी अमाउंट के हैं
और मोटर व्हीकल में आपने ऐड करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके पास ये वाला टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नंबर वो देना है और उसके बाद उसका चेसी नंबर बताएँ, किस कंपनी का है वो बताएँ और कौन-सा मॉडल है वो बताएँ और उसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे कॉलम नीचे शो हो जाएगा और आपने उसकी अमाउंट टाइप कर देनी है कि कितनी प्राइस है उसकी, ठीक है? और ऐड करने के बाद आपने उसकी प्राइस लिख देनी है कि आपने कितनी अमाउंट का वो परचेज़ किया है, उसकी प्राइस भी आप यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपके हाउस होल्ड इफ़ेक्ट आ गए, ठीक है? और इसी तरह आपने प्रीशियस पोज़ेशन, तो यहाँ पे अब आपने नेचर ऑफ़ एसेट बतानी है, ठीक है? अगर आपके पास गोल्ड है, चांदी है, ठीक है? तो आपने बताना है, मेरे पास 1 तोला गोल्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दें जी 1 तोला, इस तरह लिख के इसको सबमिट कर दें और यहाँ पे उसकी 1 तोला की कितनी अमाउंट है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद हाउस होल्ड इफ़ेक्ट आ गए। हाउस होल्ड इफ़ेक्ट में आपने आपके जो जितने भी इन घर की चीज़ें हैं, वो आपने उसकी कीमत यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है? इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद पर्सनल आइटम में आपका मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? उनकी आपने अमाउंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। इस तरह आपके सभी एसेट्स जो हैं वो ऐड हो जाएँगे। इसके बाद अब नेक्स्ट आपने रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब में आ जाना है। जैसे ही आप रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब में आ जाएँगे, तो यहाँ पे आपके जो करंट ईयर के एसेट्स हैं, वो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं और यहाँ पे नेक्स्ट है जी नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर। तो अगर तो आप फर्स्ट टाइम अपनी फाइलिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे ये कॉलम ब्लैंक शो होगा। और अगर आप पहले अपनी रिटर्न्स वगैरह सबमिट कर रहे हैं, तो पिछले सालों के जितने भी एसेट्स हैं, वो सम होके आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ये इतने ही रहेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो अब थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, तो यहाँ पे देखें जी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आपकी 38 लाख जो है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? इसको अब आपने रिकंसाइल करना है। वो किस तरह करेंगे? या तो आप अपने एसेट्स इंक्रीज़ करेंगे या इसके अलावा आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं, उनको यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये वाली जो है वो रिकंसाइल हो जाएगी। तो चलें आप देखते हैं वन बाय वन। तो इस अमाउंट को रिकंसाइल करने के लिए थोड़े से हम अपने एसेट्स को इंक्रीज़ करेंगे और अपने बाकी एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐड करेंगे, तो हमारी अमाउंट जो है वो रिकंसाइल हो जाएगी, ठीक है? और अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है, जितने भी आपके जो करंट ईयर के एसेट हैं, उनको आपने इस तरह यहाँ से कॉपी करना है और आपने प्रीवियस ईयर वाले टैब में इसको ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करके कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है, वो जस्ट उतनी ही रह जाएगी जितनी आपकी जो एनुअल इनकम है, ठीक है? जो आपने एसेट ऐड किए हैं ना, वो आपके यहाँ से माइनस हो जाएँगे, क्योंकि वो आपने यहाँ पे प्रीवियस ईयर में एंटर कर दिए हैं। जो आपकी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है, वो जस्ट आपकी जो इनकम है वो ही रह जाएगी, ठीक है? तो पहले सबसे हम जो है वो एसेट अपने ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इन्वेस्टमेंट ही वही ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैंक का नेम लिखा है, यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर लिख दिया, ठीक है? रैंडम फिगर्स ही ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस टाइम मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो 30 लाख अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में है, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब नेक्स्ट आप वन बाय वन जो है वो जो भी एसेट्स अपने इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 4 लाख का गोल्ड पड़ा है, ठीक है? तो इस तरह मैंने अपने एसेट्स जो हैं वो इनको इंक्रीज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं रिकॉन्सिलिएशन में। रिकॉन्सिलिएशन में देखें, अब आपको जस्ट जो है वो 4 लाख की अमाउंट जो है वो आपकी अभी भी अनरिकंसाइल्ड है, ठीक है? इसको आप एक्सपेंसेस में शो करवा दें। उसके लिए आपने नीचे देखें जी एक्सपेंसेस का ऑप्शन मिल रहा है आउटफ्लो में। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सपेंसेस की लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है? ये सारे एक्सपेंसेस आपको वन बाय वन जो है वो शो हो रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस, टेलीफ़ोन वगैरह, फॉरेन ट्रैवलिंग, लोकल ट्रैवलिंग, ज़कात, डोनेशन, अदर पर्सनल एक्सपेंस। अगर तो आपके पास इन सभी एक्सपेंसेस की डिटेल मौजूद है, ठीक है? तो फिर आपने इनको वन बाय वन जो है वो ऐड करना है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास इनकी कंप्लीट डिटेल मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो है अदर पर्सनल एक्सपेंस वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको ऐड कर लें। और जितनी भी अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रही है, आपने इसको इसमें टाइप कर देना है, ठीक है? इस तरह टाइप करने के बाद आपने कैलकुलेट करना है। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है।
सेव करने के बाद अब देखें आपका जो कंप्यूटेशन है उसमें टैक्स भी आपका रिफंडेबल है और आपकी रिकन्सिलिएशन में अमाउंट भी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट वो भी ज़ीरो है। अब आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे अब आपने अपनी 4 डिजिट्स पिन जो है वो यहाँ पे लगानी है और अपनी रिटर्न को सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।